हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में, अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो अभी तक हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स खत्म कर लिए वो है इंडक्टिव इफेक्ट, जहां पर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के डिस्प्लेसमेंट के कारण परमानेंट पोलैरिटी क्रिएट होती है, परमानेंट पोल इंड्यूस होते हैं, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, दो टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कार्बन चेन से अटैच होता है तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, जिसके कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन चेन से अटैच होगा तो वो कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने बात किया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड temporary pole formation, temporary polarity in the molecule. This is called electromeric effect. Okay, it is again are of two types. ये फिर से दो टाइप का होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक कब कहते हैं, जब अटैकिंग रिएजेंट उसी कार्बन पर आकर जुड़ने वाला है जिसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ है, जिसके डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, तब इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, स्पीसीज ऑफ अटैकिंग रिएजेंट से जब दूर होता है तब इसको हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देन वी आर टॉकिंग अबाउट मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस। तो कंटिन्यूअस डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कंटिन्यूअस डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड परमानेंट पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल। तो ये भी परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है, परमानेंट पोलैरिटी इंड्यूस करता है, इसको कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। और मेसोमेरिक इफेक्ट, अगर जो हमारा ग्रुप है, जो एक्स्ट्रा ग्रुप है, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरफ शिफ्ट करेगा, और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस। और अगर पुलिंग ग्रुप है तो उसको कहेंगे हम नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाले जितने भी ग्रुप होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाले जितने भी ग्रुप होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। और जितने भी ऐसे ग्रुप हैं जो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं वो ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटर ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, हेंस इट इज मेटा डायरेक्टर, इसलिए वो मेटा डायरेक्टर होते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में, और रेजोनेंस के बारे में बात करने के बाद फिर हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। तो अगली बात कर लेते हैं रेजोनेंस। केवल डेफिनेशन के बारे में बात करना है, मेसोमेरिक इफेक्ट इज द रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट ही क्या है, रेजोनेंस है, लेकिन अलग से इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है उसमें हर ऑक्सीजन के पास अपने दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट कर सकते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन जैसे कंसीड होते हैं। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब कॉन्जुगेट करेगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जब जाएगा तो उसका अगला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गया है तो देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन से शिफ्ट करके दूसरे ऑक्सीजन पर आ गया, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2, 2, 4 एंड 2, 6 हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो इसका जो बॉन्ड था वो शिफ्ट होकर के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो ये अगला स्ट्रक्चर, यहां से लोन पेयर शिफ्ट होकर यहां आया तो 2, 2, 4, 2, 6, और ये दो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड बचेगा क्योंकि कार्बन की बैलेंसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और यहां पर भी देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8,
3 3 6 एंड 2 8, तो यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगला जो स्ट्रक्चर आएगा इसका, वो अब जब यहां पे लोन पेयर एक बार इस ऑक्सीजन पे गया है तो इस बार एक इस ऑक्सीजन पर भी आ सकता है लोन पेयर। अब यहां पे और लोन पेयर आ गया तो यहां पे चार्ज कैसा डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव, और ये आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा, तो यहां पे चार्ज कैसा डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उसने लोन पेयर ट्रांसफर किया है दूसरे वाले ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज पता करना है तो वो केवल उसके स्टेबल स्ट्रक्चर से नहीं हो पाएगा। ये उसका स्टेबल स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, और जो इसके चेंज वाले स्ट्रक्चर हैं, जिन जो स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, इनको हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इट इज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। मतलब अगर CO2 की प्रॉपर्टीज को पढ़ना है मुझे, तो उसके कैनोनिकल्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और उसके स्टेबल स्ट्रक्चर के भी बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम उसको पूरा कंप्लीटली उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहां तक ये तो हो गया स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन। व्हेन, तो डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन ऑल द प्रॉपर्टी of a compound, all the property of a compound cannot be explained by all the property of compound cannot be explained by its single structure cannot be explained by its single structure। जब किसी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टी को एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल स्ट्रक्चर। इट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ its different number of structures, its different number of structures। ठीक है, तो जब किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को, किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को हम उसके सिंगल स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके लिए हमें उसके अलग अलग भिन्न भिन्न संरचनाओं की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस, इस फिनोमेना को कहते हैं रेजोनेंस। तो यह क्रिया अनुनाद कहलाती है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस। तो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स सिंगल स्ट्रक्चर, बट इट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। जब किसी यौगिक या किसी अणु की सभी गुणों को हम एक संरचना से व्यक्त ना कर सकते हो और उसको व्यक्त करने के लिए उसकी भिन्न भिन्न संरचनाओं की आवश्यकता पड़ती हो, तो इस क्रिया को हम अनुनाद कहते हैं। दिस फिनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, और इसमें एक और बात जोड़ देते हैं, द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर of the molecule is known as resonance hybrid. Most stable structure of the molecule is known as resonance hybrid, and
इट्स अनदर स्ट्रक्चर, इट्स अनदर स्ट्रक्चर और अनस्टेबल स्ट्रक्चर भी कह सकते हो आप। इट्स अनदर स्ट्रक्चर, अनदर स्ट्रक्चर्स, अनदर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज, अनदर स्ट्रक्चर्स आर known as canonical structures, canonical structures, another structures are known as canonical structures, और उसकी अन्य संरचनाएं जो है वो canonical संरचनाएं कहलाती है। ठीक है, तो जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का उसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे, संकर अनुनाद, एंड इट्स अनदर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और उसकी अन्य संरचनाओं को हम कहते हैं कैनोनिकल संरचनाएं। अनदर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो इस तरीके से ये हुआ रेजोनेंस। अब देखो, जितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मोर द रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबल इज द मॉलिक्यूल, मोर द रेजोनेंस एनर्जी, मोर द रेजोनेंस एनर्जी, मोर द रेजोनेंस एनर्जी, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी जिसकी रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, तो वहां इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने को हमको मिलेगी। तो रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा होगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में, एंड दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से, और इसके जो अदर नेम है हाइपर कॉन्जुगेशन के, पहले इसके नाम के बारे में ही बात कर लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, और इसके साथ साथ बेकर नाथन्स इफेक्ट भी कहते हैं इसको, बेकर नाथन्स इफेक्ट, बेकर नाथन्स इफेक्ट, बेकर नाथन्स इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन टर्म्ड एज सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर नाथन्स इफेक्ट, और बेकर नाथन्स इफेक्ट भी इसको कहते हैं, और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन का जो टर्म है, एक लाइन और ध्यान रखेंगे, टर्म हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, टर्म हाइपर कॉन्जुगेशन was given by मुलिकेन। हाइपर कॉन्जुगेशन टर्म इसको किसने दिया? मुलिकेन ने दिया था, ये भी ध्यान रखेंगे। टर्म हाइपर कॉन्जुगेशन वाज गिवन बाय मुलिकेन। तो ये इतने तो पहले इसके नाम हैं, इतने अलग अलग नाम से हम जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर नाथन्स इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, और एक लाइन और बताया मैंने आपको, टर्म हाइपर कॉन्जुगेशन वाज गिवन बाय मुलिकेन। हाइपर कॉन्जुगेशन टर्म किसने दिया था? मुलिकेन ने दिया था। हाइपर कॉन्जुगेशन टर्म किसने दिया? मुलिकेन ने दिया। अब जो खास बात है उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है,
When there is a molecule, अगर एक मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसा है जिसमें सभी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ऑल सिग्मा बॉन्ड इज देयर, ऑल सिग्मा बॉन्ड इज देयर, ऑल सिग्मा बॉन्ड इज देयर, ऑल सिग्मा बॉन्ड इज देयर। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो सब कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। डू नॉट शो द हाइपर कॉन्जुगेशन, डू नॉट शो द हाइपर कॉन्जुगेशन, डू नॉट शो द हाइपर कॉन्जुगेशन, तब ये मॉलिक्यूल कोई हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। डू नॉट शो द हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो डू नॉट शो द हाइपर कॉन्जुगेशन, इस टाइप के मॉलिक्यूल जिसमें सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करने की कंडीशन क्या होगी, अब उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे शो करेगा मॉलिक्यूल, ये बात क्लियर हो गई कि जहां पर मॉलिक्यूल में सभी सिग्मा बॉन्ड होंगे वहां हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या कंडीशन है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए? नंबर वन, पहली कंडीशन, कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट, कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट, कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कंपाउंड के पास कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना ही चाहिए, 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अल्काइल कार्बोकेटायन, अल्काइल कार्बोकेटायन, अल्काइल कार्बोकेटायन, एल्काइल कार्बोकेटायन मतलब अगर एल्काइल है तो जैसे मिथाइल है, इथाइल है, इन सब ग्रुप में हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अल्काइल्स और फ्री रेडिकल, एल्काइल कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल्स, ये सब जो सिचुएशन है, अल्काइल कार्बोकेटायन होगा तो भी वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। फ्री रेडिकल्स का जो कार्बन, जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो भी कैसा होगा, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, इट इज अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगली बात, अल्फा कार्बन with respect to alpha carbon with respect to sp2 hybridized carbon atom, alpha carbon with respect to sp2 hybridized carbon atom, alpha carbon with respect to sp2 hybridized carbon atom, alpha carbon with respect to sp2 hybridized carbon atom। अल्फा कार्बन जो sp2 के रिस्पेक्ट में रहेगा, मतलब sp2 के पड़ोस में रहेगा, ऐसा कहें sp2 के पड़ोस में रहेगा। अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन शुड हैव एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, शुड हैव एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, कम से कम उसके पास एक हाइड्रोजन एटम रहना चाहिए। तो अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक फ्री हाइड्रोजन होना चाहिए, शुड हैव एट लीस्ट वन हाइड्रोजन। ठीक है, इफ बोथ द कंडीशन इज फुलफिल्ड, इफ बोथ द कंडीशन इज सैटिस्फाइड, then compound show the hyperconjugation, तो क्या चीज चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए हमें? पहली बात तो हमें चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एटलीस्ट 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए। और जो अल्फा कार्बन है, जो डबल बॉन्ड या sp2 हाइब्रिडाइज्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो पहले हम इसी कंडीशन पर बात कर लेते हैं, फिनोमेना को तो हम समझेंगे अभी, पहले बात कर लेते हैं यहां पे। तो कंडीशन क्या हो गई हाइपर कॉन्जुगेशन की, ध्यान रखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, एटलीस्ट देयर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, मतलब डबल बॉन्ड हो सकता है, अल्काइल कार्बोनियम आयंस हो सकते हैं और फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं। और उसके साथ साथ जो अल्फा कार्बन की सिचुएशन है उस पर एटलीस्ट 1 फ्री हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तब जाकर के कोई मॉलिक्यूल then the molecule show the hyper conjugation। तो पहले कंडीशन की ही बात कर लेते हैं, what is the condition for this thing, है ना। तो देखो जैसे ये कहा मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है आपका, इसके रिस्पेक्ट ये भी sp2 है और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है। तो कितने फ्री हाइड्रोजन है इसके पास, 3 फ्री हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इट मींस दिस मॉलिक्यूल शो द हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका मतलब यह है कि ये मॉलिक्यूल हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, दिस मॉलिक्यूल शो द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन पर बात करते हैं। इफ देयर इज CH3 CH CH3 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 CH double bond CH2 CH double bond CH2, if this is the molecule, तो then this one is the sp2 hybridized carbon और इसका जो adjacent है उस पे ये अल्फा कार्बन हुआ इसके लिए, ये तो बीटा हो जाएगा, सेकंड वन इज द बीटा। ओके, तो ये फर्स्ट वन sp2 के ठीक पड़ोस वाला अल्फा कार्बन है और 1 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, 1 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। इट मींस दिस कंपाउंड शो द हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका मतलब ये कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, दिस कंपाउंड शो द हाइपर कॉन्जुगेशन, ये कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक है, अब देखो अगर मान लो ऐसी सिचुएशन है, देयर इज द नेक्स्ट सिचुएशन, मॉलिक्यूल इज लाइक दिस। अब अल्फा कार्बन के पास कोई भी फ्री हाइड्रोजन नहीं है, नो फ्री हाइड्रोजन एट अल्फा, नो अल्फा हाइड्रोजन, सीधे सीधे कह सकते हैं हम नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इट मींस नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, कोई भी यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन का चांस नहीं बनता है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेंगे, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो चांस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो चांस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे मैंने कह दिया सीधे सीधे इथाइलिन, तो इथाइलिन के पास sp2 अगेन नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन, ना अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना इस कंपाउंड में आपको नहीं मिलेगा, नो हाइपर कॉन्जुगेशन इज देयर, ये मॉलिक्यूल भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, दिस मॉलिक्यूल अगेन नॉट शो द हाइपर कॉन्जुगेशन। अब अगर मैंने देखिए अल्काइल्स की बात करें, अगर मैंने कहा CH3 CH2 प्लस, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर है, देयर इज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है इसके पास और उस पे 3 हाइड्रोजन फ्री है। ओके, CH3 अगला मॉलिक्यूल लिया मैंने, CH3 CH प्लस और ये CH3, तो ये sp2
हाइब्रिडाइज्ड, और ये दोनों पोजीशन उसके लिए कैसी है, अल्फा है। दोनों पड़ोसी कैसे हैं उसके लिए, अल्फा है। इट मींस 6 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, 6 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। तो दिस मॉलिक्यूल शो द रेजोनेंस, ये मॉलिक्यूल भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। दिस मॉलिक्यूल शो द हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। एंड दिस मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन दिस वन, इसीलिए ये जो सेकेंडरी होते हैं वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन है उसके पास। तो टोटल जो स्ट्रक्चर बनते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो बनेंगे, इट इज अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6, तो इट फॉर्म्स 7 स्ट्रक्चर। अब देखो, अगर आप टर्शरी की बात करोगे तो CH3 C प्लस, और ये CH3 और ये CH3, दिस इज द टर्शरी। तो अगर मैं लिख दूं तो ये प्राइमरी अल्काइल हो जाएगा, ये सेकेंडरी अल्काइल हो जाएगा, एंड दिस वन इज द टर्शरी अल्काइल। व्हाई टर्शरी अल्काइल इज मोर स्टेबल, तो ये है टर्शरी अल्काइल ग्रुप। टर्शरी अल्काइल में देखो, दिस इज द रिस्पेक्ट, ये हुआ आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज द रिस्पेक्ट ऑफ, दिस इज द अल्फा, दिस इज द अल्फा, दिस इज द अल्फा। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, टोटल उसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन है। इसलिए ये मॉलिक्यूल भी आपको, दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो शो द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इट इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, और वो सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अगेन वो क्या कर सकता है, 10 स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इज अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, अल्फा प्लस 1, तो 10 स्ट्रक्चर शो कर सकता है। ये नंबर भी मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। पहले अब हम लोग, अब बात समझ में आ गई, तो क्या क्या कंडीशन चाहिए हमें। द कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन इज sp2 hybridized, sp2 hybridized orbital, sp2 hybridized orbital, and at the alpha position, at the alpha carbon, at least 1 hydrogen is there, 1 hydrogen is there at alpha position, और उसके alpha position पर एक हाइड्रोजन मिलना चाहिए, 1 alpha hydrogen is there। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं, इसके बाद पहले फिनोमिना के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो दैट इज sp2, जब सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्डेड molecules, only in sigma bonded molecules, okay। there is requirement of sigma and pi orbital both, sigma और pi bond orbital दोनों का requirement होगा यहाँ पे। तो देखो, जैसे एक मॉलिक्यूल है मेरे पास CH3, इसको मैं ऐसा शो करता हूं तो ज्यादा आसान रहेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। तो देयर इज ड्रॉप आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड किसी भी अल्फा पोजीशन के किसी भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एनी हाइड्रोजन ऑफ द अल्फा पोजीशन ड्रॉप आउट इट्स इलेक्ट्रॉन और मूव इट्स इलेक्ट्रॉन, या अपने इलेक्ट्रॉन को वो कॉन्जुगेट कर सकता है, दे सकता है। साइंटिफिकली देखेंगे तो कॉन्जुगेट कर सकता है, कहेंगे इन सिग्मा पाई बॉन्ड ऑर्बिटल। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो देखिए कैसा हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का। अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कैसे शो करेंगे। तो यहां पे H था तो सही, लेकिन उसका दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई बॉन्ड ऑर्बिटल में ड्रॉप आउट हो गया है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा तो ये बॉन्ड माइग्रेट करके कहां चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। तो नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज लाइक दिस। यहां पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहां पर आ गए हैं। तो दिस फिनोमेनन इज नोन एज सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस। इस फिनोमेना को हम कहते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस। द इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ड्रॉप आउट और कंजुगेट विथ sigma pi bond orbital. The electron of sigma bond, the electron of
sigma bond. The electron of sigma bond is conjugated. Electron of sigma bond is conjugated with sigma pi bond orbital. Sigma pi bond orbital. सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां पर चला गया है? सिग्मा पाई बॉन्ड. इसमें भी पाई बॉन्ड है और इसमें भी पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा पाई ऑर्बिटल दोनों में इन्वॉल्व कर रहा है ना. लास्ट वाले जो दोनों कार्बन हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल भी है और पाई बॉन्ड ऑर्बिटल भी है. तो व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड, इन सिग्मा पाई बॉन्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड hyperconjugation. This phenomenon is known as hyperconjugation. और इसका जो बॉन्ड है उसके एविडेंस के हिसाब से हम ऐसा मानते हैं कि जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया तो अभी कोई बॉन्ड वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बॉन्ड, सो इट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. इसलिए उसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस. ठीक है, तो सिग्मा पाई बॉन्ड ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का मूव करना, कॉन्जुगेट करना, उसके अंदर ड्रॉप आउट हो जाना, ये फिनोमेना है हाइपर कॉन्जुगेशन. दिस फिनोमेनन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन. इस फिनोमेना को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन. ओके, अब कुछ बातें और लिख लेते हैं. तो नंबर 1, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, more the hyperconjugation. More the number of alpha hydrogen, more the number of alpha hydrogen, more the number of alpha hydrogen, more the hyperconjugation, more the hyperconjugation. Okay, hyperconjugation. तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा. मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन. मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज, और वो स्पीसीज उतनी ज्यादा स्टेबल होगी. मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर द स्टेबिलिटी. हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ, डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं. डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ, हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ. हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है. डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ एंड डायपोल मूवमेंट, डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ एंड डायपोल मूवमेंट, डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ एंड डायपोल मूवमेंट. अगला पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट. और हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट पर डोमिनेट करता है. तो जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा होगा और आई इफेक्ट भी लग रहा होगा तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेट करेगा. जैसे किसी में नेगेटिव आई का कोई स्ट्रक्चर, नेगेटिव आई का मॉलिक्यूल है, साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन किसी दूसरे मॉलिक्यूल में हो रहा है, तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेटेड वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा और लेस बेसिक होगा वो मॉलिक्यूल, है ना. तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या काम करता है? डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट.
ओके तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेट ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट करता है। इसीलिए मैंने आपको अभी एसिडिक और बेसिक नेचर नहीं पढ़ाया था, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें एसिडिक और बेसिक नेचर को परफेक्टली पढ़ने के लिए। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी रहते हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो उनका पता कैसे चलता, इसलिए नहीं कराया। रेजोनेंस की भी जरूरत पड़ती है एसिडिक और बेसिक नेचर को स्टडी करने के लिए। हालांकि फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा हिस्सा रहेगा ही, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस रहेंगे ही, कुछ ना कुछ हिस्सा तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि सब कुछ बहुत परफेक्टली आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया फिनोमेना ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बात करते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन की। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे या जो डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इट इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। कितने स्ट्रक्चर किसके बनेंगे? इट इज हाउ इट इज फाइंड आउट, तो इट इज फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ओके, तो स्ट्रक्चर की बात कर लें, कुछ स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर एंड देयर इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और इसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा? ओके, तो अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो थोड़ी सी चीजें इसमें हम लोग सीख रहे हैं जिससे कि सभी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। जैसे ये मॉलिक्यूल है मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखो ये sp2 और ये आपका सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? 3। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज देयर 3। ये कार्बन अल्फा कार्बन नहीं होगा क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके लिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो sp2 3, तो 3 प्लस 1 कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा? 4। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा ये कंपाउंड? 4। ठीक है, अब देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो दिस इज sp2 एंड दिस इज अल्फा, ये पड़ोसी इसका अल्फा है इसके लिए। ठीक है, और कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 2 अल्फा, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज देयर, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज देयर। अब थर्ड स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये sp2 ये भी sp2, और दोनों के पड़ोस में एक एक अल्फा, दोनों के पड़ोस में, इसके पड़ोस में भी एक अल्फा, इसके पड़ोस में भी एक अल्फा, तो टोटल अल्फा कितने हो गए? 6। टोटल अल्फा इज 6, तो टोटल स्ट्रक्चर्स आर 7। टोटल स्ट्रक्चर कितने बना देगा ये? 7 बना देगा। तो दिस कंपाउंड गिव राइज टोटल 7 स्ट्रक्चर। थोड़ा और अपर साइड लेना है इसलिए उसको रब करना पड़ेगा, तो टोटल स्ट्रक्चर्स आर हियर 7। टोटल स्ट्रक्चर्स आर 7। अब अगले स्ट्रक्चर को लेते हैं CH3 CH2 प्लस, तो ये हुआ sp2, इसके पड़ोस में जो कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3, तो टोटल स्ट्रक्चर कितने फॉर्म करेगा? 4। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने फॉर्म हो जाएंगे इसमें? 4। ठीक है, अगला पॉइंट CH3 CH3 प्लस, ठीक है, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 3 6 आर द अल्फा हाइड्रोजन, तो स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे? 7। स्ट्रक्चर्स आर
7. Now, how many alpha hydrogen is there? 9 alpha. All of them are alpha with respect to sp2. सब अल्फा कार्बन की सिचुएशन पर हैं, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर. तो स्ट्रक्चर्स आर 10. कितने स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा? इट गिव राइज 10 स्ट्रक्चर. इट गिव राइज 10 स्ट्रक्चर. उसमें कुल टोटल स्ट्रक्चर बन जाएंगे 10. ठीक है. इफ मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है तो टोटल अल्फा कितने? 0. तो स्ट्रक्चर भी कितने? 0. स्ट्रक्चर भी कितने? 0. ओके. अब नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट. अब आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. CH3 CH, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH2. दिस टाइम दिस इज द अल्फा पोजीशन एंड 1 हाइड्रोजन इज देयर. ये इसका अल्फा नहीं है, एडजेसेंट इज द अल्फा. ओके. तो कितने अल्फा हैं? 1. तो कितने स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा? 2 स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगा. इट फॉर्म्स 2 डिफरेंट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो 2 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस कंपाउंड के बनने वाले हैं. ओके. तो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1. अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 मतलब आपको अल्फा हाइड्रोजन को जस्टिफाई करना है बस. अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 is the total number of resonating structure और hyper conjugated structure भी कह सकते हैं आप इसको. ठीक है. अब इसमें और क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखना है? तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, number of alpha hydrogen, and that is directly proportional to number of resonating structure. Number of resonating structure, number of resonating structure से सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे अल्कीन्स की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. ठीक है. तो एल्कीन्स का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा जितना उसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे. तो एक क्राइटेरिया देखते हैं. जैसे मैंने कहा CH3 अब देखो तो इसके पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? दिस इज sp2, दिस इज sp2. तो कुल मिलाकर के अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर. 12 अल्फा hydrogen is there. So this structure is more stable than that one. इससे ज्यादा स्टेबल होगा. 12 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास. इसके पास कितने? 9 अल्फा इज देयर. 9 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर. उसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है. ओके. और अगला जो स्ट्रक्चर लिया मैंने वो है CH3 C डबल बॉन्ड CH2. तो दिस हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन. तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है. तो कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कौन ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले 12 वाला, फिर उसके बाद 9 वाला और फिर उसके बाद 6 वाला. तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स. ये एल्कीन्स का स्टेबिलिटी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. तो ये अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस के कारण एल्कीन्स का स्टेबिलिटी है. ठीक है. फ्री रेडिकल्स में भी ऐसे ही देखेंगे और फ्री रेडिकल्स में भी ऐसे ही देखेंगे. अल्काइल्स में भी ऐसे ही देखेंगे. मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल्स. मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल्स. एक अल्काइल्स का भी ट्रेंड मैं आपके लिए बना देता हूं जिससे ये चीज भी क्लियर हो जाए. तो देखो जैसे हमेशा जो टर्शरी अल्काइल ग्रुप होता है, टर्शरी अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्काइल, एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्काइल, एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्काइल. ठीक है. तो एज कंपेयर टू प्राइमरी एल्काइल, एज कंपेयर टू प्राइमरी एल्काइल. और ये अगर ये फ्री रेडिकल भी होगा तो भी इसी तरीके से चलेगा ना. फ्री रेडिकल होगा तो भी इसी तरीके से
शुरू होगा। यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन आर 9, हियर इट इज 6, here it is 3 and here it is 0. Okay, so this is the number of alpha hydrogen in alkyl groups and its stability. तो इसलिए टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जितने उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उससे एक ज्यादा और स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकता है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इट इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ It is about the stability of molecules which show the hyperconjugation। ये उन molecules के stability के बारे में हमने बात किया जो hyperconjugation show करते हैं। ठीक है, अब इस hyperconjugation के फिनोमेना के कारण मॉलिक्यूल के एसिडिक और बेसिक नेचर पर भी फर्क पड़ता है। जितना हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर उतना ज्यादा बनेगा, और जितना उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा और जितना हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कम होगा उतना बेसिक नेचर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का ज्यादा होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्लस आई माइनस आई इफेक्ट एंड, तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, और इंक्लूड हो जाएगा वो मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ, ऑल्सो इंक्लूडेड विद द मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके कमांडोज, थैंक यू।